हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कर लिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देख लिए। और आज के इस सेशन में हम करने जा रहे हैं इसके एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो बहुविकल्पीय प्रश्न जिससे एक बार चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाता है और आपको सारी चीजें रिवाइज करके तैयार करने की आसान सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो आज के सेशन में हम इस कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को करेंगे ताकि एक बार आप चैप्टर को चेक कर लें और अपनी तैयारियों की भी जांच कर लें। पर इससे पहले कि हम ये इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करें, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कक्षा 7 से 12 तक को आपको सारी शिक्षा हिंदी मीडियम में दी जा रही है। आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से पढ़ते हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ते हो, आपकी सारी शिक्षा यहां पर निःशुल्क है, जहां पर 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन और देखते हैं कि कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब पहला प्रश्न है कि आजादी के समय किन 2 बातों पर सबको सहमति थी। अब देखिए, हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौती जो पूरा चैप्टर किया था उसमें ये बहुत डिटेल में देखा था कि बेसिकली जो स्वतंत्रता के बाद हमारे विकास की गाड़ी आगे बढ़नी थी, स्वतंत्रता के बाद जो हमें कदम उठाने थे, उन्हीं सब चीजों की उसमें बातचीत हुई थी और वहां पर कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी ये महत्वपूर्ण रूप से देखना था। उन चुनौतियों में कुछ सहमति भी थी और 2 सहमति किन बातों पर थी। एक तो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन, सबके भले के लिए काम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, मैंने ऑप्शंस बहुत आसान रखे ताकि आपका रिवीजन हो। जब देश आजाद हुआ तो आपके सामने 2 बातें क्लियर थी, एक लोकतंत्र, दूसरा कल्याणकारी राज, कल्याणकारी राज्य जिसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट, है ना। तो ये 2 चीजें बिल्कुल क्लियर थी कि देश के बाद चाहे जो भी विचारधारा हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी विचारधाराएं थी, बहुत सारे दल थे, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी, लेकिन उसके बाद भी सबकी राय एक साथ एक मुश्त इस बात पर थी कि हम कुछ नहीं करेंगे फिर भी 2 चीजें क्लियर करेंगे कि एक तो हम वेलफेयर स्टेट ले आएंगे। वेलफेयर स्टेट यानी जो सबकी भलाई का सोचे, जिसमें कोई घोर पूंजीवादिता ना दिखाई दे कि जो जी रहा है जीने दो, नहीं जी पा रहा है वो अपने हाल पे जाने। सरकार सबकी चिंता करेगी। दूसरा लोकतांत्रिक सरकार, बहुत दिनों से हम क्या थे, हम लोकतांत्रिक सरकार नहीं थे, एक तरह से राजशाही के अंदर जी रहे थे और दूसरे के उपनिवेश में जी रहे थे। तो हमारे सामने ये 2 चुनौतियां थी, हमारे 2 बातों पर सहमति थी, इसलिए ग इसका सही जवाब हो जाएगा कि लोकतांत्रिक सरकार रहेगी और वेलफेयर स्टेट रहेगा। नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो भाषण दिया था उसे किस नाम से जानते हैं। आजादी की घोषणा, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्विस्ट विद द डेस्टिनी, ट्विस्ट विद द डेस्टिनी भी कहते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें उस स्पीच में आई थी। बहुत ऐतिहासिक भाषण है, इसलिए आप यूट्यूब पर भी जरूर सुनने का प्रयास करिएगा, इसलिए ये कहोगा दोनों हो जाएगा। संविधान में डैश के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया जिन्होंने राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संविधान में क्या हुआ, हमारे जैसे मान लीजिए संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो वहां पर सरकार को तो जो जो करना है वो जरूर चीजें बता दी गई, पर जो एक तरह से कह सकते हैं कि लक्ष्य, जो कल्याण के लक्ष्य हैं, यानी जो सरकार को जरूर पूरे करने चाहिए, जिसके लिए बाध्यता संविधान में नहीं है, उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। मौलिक अधिकारों के खिलाफ तो जा सकते हैं अगर कोई छीने तो, लेकिन राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। जो भाग 4 आपका बताया गया वो किसमें है, मौलिक अधिकार, एकल नागरिकता, संघवाद, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अनुच्छेद 36 से 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य को कुछ चीजें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। एक तरह का निर्देश संविधान ने दिया है कि राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए और जो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना थी ना, वो यहीं से निकलकर आती है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर मिलेगी आपको। राजनीतिक न्याय, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान ने दिया हुआ है और हम वहीं से लेकर इसको आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इसी पिलर्स पर हम राष्ट्र निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे। तो घ इसका सही जवाब हो जाएगा। आजाद भारत के समक्ष मुख्यतः 3 चुनौतियां कौन सी थी, एकता बनाए रखना, लोकतंत्र कायम करना, समूचे समाज का विकास। ये तीनों की तीनों क्या थी, एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में दिखाई पड़ रही थी। और इसके साथ साथ हमने जिन चुनौतियों की चर्चा चैप्टर में की है, जो इन सब के इर्द गिर्द थी, कश्मीर समस्या,
ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, विभाजन की त्रासदी, और हमने कौन सी समस्या की चर्चा इस चैप्टर में की थी, भाषाई संघर्ष। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 चीजों की चर्चा हमने और की थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और विभाजन के साथ ही शरणार्थियों की समस्या, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब अगर आप लॉन्ग आंसर लिखें तो ये पॉइंट्स आप लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये चुनौतियां थी, और सैद्धांतिक रूप से हमारे साथ ये चुनौती थी, एकता यानी यूनिटी कैसे बनाएं। लोकतंत्र का कायम करने का मतलब था कि बहुत सारे ऐसे दुनिया के देश थे जो ये कहते थे कि लोकतांत्रिक अभिसूचिता भारत में नहीं है, डेमोक्रेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इतना अच्छे से लोकतंत्र कायम नहीं रह पाएगा। पर ये हमारे सामने चुनौती थी। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, समूचे समाज का विकास, यानी कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जिसमें सबका विकास हो, समतावादी विकास हो, और जिसको एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, समावेशी विकास। इस वर्ड का ध्यान रखिएगा, इन वर्ड्स का जब आप इस्तेमाल करेंगे परीक्षा में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। समावेशी विकास, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक, ये 2 चीजें इसमें आती हैं, तो इन 2 बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत के किस भाग में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के उपयोग से चुनाव हुआ? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो 18 वर्ष से ऊपर के, हालांकि 18 वर्ष तो बाद में किया गया, पहले 21 वर्ष रहता था, वो सभी इलेक्शन डाल सकते हैं, चुनाव में वोट डाल सकते हैं। देखिए, नागालैंड, मणिपुर, बंगाल, दिल्ली, तो पहली बार जिसमें अधिकार दे दिया गया कि ठीक है आप लोग अपने हिसाब से लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना कर, क्योंकि विलय कराने के बाद और सबको एक साथ लेके चलने के बाद ये चुनौती थी, तो पहली बार इसका राज्यों में इस्तेमाल मणिपुर में हो गया था। ठीक है, भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा घोषित किया गया? केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं? तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो घोषित किया गया 1956 में आंध्र प्रदेश को किया गया, 1956 में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 2 राष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मुस्लिम लीग, कांग्रेस, भारतीय जनसंघ अंग्रेजों द्वारा, तो मुस्लिम लीग, और स्थापना 1906। कौन सा साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था? 1947, 1948, 1949, 1950। तो जाहिर सी बात है 47 में जब विभाजन हुआ और फिर बंटवारा होने लगा तो अभूतपूर्व हिंसा हुई, यानी कि वायलेंस, और विस्थापन यानी कि माइग्रेशन जिसको आप कह सकते हैं वो हुआ। और यहां से एक समस्या जो निकल कर आई, शरणार्थी यानी रिफ्यूजीज की भी समस्या निकल कर आई थी। ठीक है, चलिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसके द्वारा किया गया? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, आम जनता द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसमें विशेष करके कांग्रेस द्वारा इसका द्विराष्ट्र सिद्धांत का, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, 2 नेशन थियरी, 2 नेशंस थियरी, तो इसमें कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया गया। अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रमुख कवित्री थी? तो ये बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, तो इस समय पंजाबी हो जाएगा। मुस्लिम लीग का गठन 1905, 1906, 1907, 1908, सही जवाब क्या हो जाएगा? 1906। निम्न में से किसे सीमांत गांधी, जिनको क्या कहा गया? फ्रंटियर गांधी। अब देखिए, जिस समय राष्ट्र निर्माण की चुनौती वाला ये पूरा मामला चल रहा है, विभाजन जब हुआ तो इन्होंने भी काफी दुख जाहिर किया, और ये चाहते नहीं थे ऐसा होना, लेकिन सिंध प्रदेश में इनको फिर रहना पड़ा, और ये काफी जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो मोहन, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? जाति, धर्म, रंग, रूप, भाषा, तो जाहिर सी बात है धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, तो ख इसका सही जवाब हो जाएगा। 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में कितने फीसदी मुस्लिम थे? तो ये सही जवाब हो जाएगा 17%। किन शहरों में सांप्रदायिक हिंसा अधिक हुई? लाहौर, अमृतसर, पंजाब, पंजाब, बंगाल, कश्मीर, अब उत्तर प्रदेश, अमृतसर, सूरत, लाहौर, कोलकाता, अमृतसर, सही जवाब हो जाएगा लाहौर, कोलकाता, अमृतसर। अब देखिए, ये जो लाहौर है, ये जो अमृतसर है, कोलकाता है, ये दो राज्य इसमें आपको मुख्य रूप से दिखाई पड़ेंगे, पंजाब और बंगाल, और इन्हीं दोनों राज्यों का मुख्य रूप से विभाजन भी हुआ था। पंजाब में भी पंजाब को विभाजित करके पाकिस्तान में चला गया, और पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी है। आपको पता है जो 3-4 प्रदेश हैं पाकिस्तान में भी, उसमें एक पंजाब है, और सबसे समृद्ध भी वहाँ का है। तो पंजाब, बलूचिस्तान, खैर पख्तूनवा और सिंध, ये मुख्य रूप से 3-4 वहाँ के प्रांत हैं। और एक जो बंगाल को काट के जो पूर्वी बंगाल था, जो आज बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान में चला गया, और पश्चिमी बंगाल भारत के पास रह गया। तो यहाँ पर काफी हिंसे और दंगे हुए थे।
डैश के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे, भोपाल, मणिपुर, हैदराबाद, तावरकोट। तो सही जवाब भोपाल। डैश और डैश का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ, पंजाब गुजरात, बंगाल गुजरात, पंजाब बंगाल, बिहार पंजाब। तो जाहिर सी बात है पंजाब और बंगाल का जो बंटवारा है ये सबसे बड़ा त्रासदी इसमें शामिल हुआ था। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की? नेहरू, फजल अली, के पटिक्कर, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है फजल अली, हमने चर्चा की थी इसकी कि सबसे पहले एक दर आयोग बनाया गया था। दर आयोग ने ये बोला कि भाई राज्यों का, क्योंकि देखिए नागपुर का अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ उसके बाद एक तरह की इस तरह की भावना कांग्रेस की तरफ से भी दी गई कि राज्य की भाषाओं के आधार पर हम प्रयास करेंगे राज्यों के पुनर्गठन का या राज्यों के बनने का। उसके बाद से जब आज़ादी मिली तो एक दर आयोग बनाया गया जिनसे ये राय ली गई कि आप बताइए क्या मानते हैं, क्या राज्यों का जो बंटवारा होना चाहिए उसमें भाषा की कोई महत्ता या योग्यता रहनी चाहिए। तो उन्होंने एक तरह से, उस आयोग ने कह दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर हमें जो है इस तरह के राज्यों के गठन नहीं करना चाहिए, इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। बाद में एक जेपीबी कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीटाबी, जेवीपी या जेपीबी, हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल की कमेटी बनी जो दर आयोग को के जो रिपोर्ट थी उस पर एक बार फिर से इन लोगों ने चर्चा की और इन्होंने कहा कि दर आयोग की जो बात है वो सैद्धांतिक रूप से सही है, गलत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जन भावनाओं की कद्र करते हुए हम एक तरह के का भाषाओं को भी महत्ता दे सकते हैं राज्यों के पुनर्गठन में। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? राज्य, जिसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, इसका गठन 1953 के आसपास किया गया और इसमें इसकी अध्यक्षता की फजल अली ने। ठीक है, और इससे यह कहा गया कि आप संस्तुति दीजिए। तो इन्होंने ये बात को माना कि भाषाओं को हम दे सकते हैं वरीयता, और उन्होंने फिर लगभग 16 राज्यों की सूची सौंपी थी कि हमें ये राज्य बनाने चाहिए। और इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, श्री बालू, जिसका नाम बहुत मुश्किल आता है, जिन्होंने आमरण अनशन किया, जिनकी मृत्यु हो गई, तो फिर 1953 में ये घोषणा करनी पड़ी कि हाँ आंध्र प्रदेश एक राज्य बनेगा। हालांकि फिर ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद एक अधिनियम आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, और उसके बाद 56 में विधिवत रूप से स्थापित हुआ। तो फजल अली ने राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता की थी, यह ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। ख इसका सही जवाब हो जाएगा। नेहरू किस राष्ट्र की नियोजित राजनीति से प्रभावित थे? अब जब राष्ट्र निर्माण का कार्यक्रम शुरू हुआ तो यह हुआ कि हम कौन सी दिशा में आगे बढ़े। दुनिया जो थी वो दो भागों में थी, एक तो अमेरिका जो था वो पूरी तरह से पूंजीवाद की तरफ चल रहा था, ठीक, और एक आपका सोवियत संघ था, ठीक, ये पूरी तरह साम्यवाद की तरफ चल रहा था। ठीक है, हमने इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया, क्योंकि पूंजीवाद पूरी तरह से बाजार अर्थव्यवस्था होती है, सब कुछ बाजार के हाथ में छोड़ दिया जाता है, और साम्यवाद जो है वो पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था होती है। तो इसके बीच का रास्ता क्या अपनाया गया? इसके बीच का रास्ता अपनाया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित वादी अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको कहा गया। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन दोनों गुटों के थोड़ी थोड़ी बातें इसमें ली गई थी। ठीक है, और भारत ने इसको अपनाया। अब लेकिन ये जो सोवियत संघ था ये नियोजित विकास की राजनीति कर रहा था, नियोजित विकास। ठीक है, और यहां से फिर जिसमें क्या था, पंचवर्षीय योजनाएं थी, प्लान डेवलपमेंट था, यहां से नेहरू प्रभावित थे। तो इस सही जवाब इस सवाल का हो जाएगा सोवियत संघ से, जो नियोजित राजनीति है, यानी जहां से फिर भारत में प्लानिंग कमीशन, पंचवर्षीय योजनाएं, ये सारी चीजें लागू हो गई और यहां से हम उस तरह से आगे बढ़ने लगे। ठीक है, रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय डैश सहमति पत्र का हस्ताक्षर हुआ, किसमें? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कराया जाता था। जब भारत आजाद हुआ उस समय लगभग 565 रजवाड़े देश में थे, और इन सभी रजवाड़ों को ऑप्शंस दिए गए कि या तो आप भारत में आ जाइए, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या आप स्वतंत्र रह लीजिए। ज्यादातर रजवाड़ों ने भारत में चुपचाप शामिल होने का निर्णय ले लिया, और उसमें फिर जो साइन करते थे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता था। तो ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखें, ग इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो ये महत्वपूर्ण 20 सवाल थे जो मुझे इस चैप्टर से आपको कम से कम पूछने थे, कि जिससे आप एक बार पूरा ओवरव्यू आपका हो जाए कि क्या क्या आप इस चैप्टर में पढ़े हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सेशन में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए हैं, यहाँ भी किए हैं और महत्वपूर्ण करते रहेंगे। इन क्वेश्चंस में से कितने सवाल आप सही बता पाइए आप जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या समस्या हो तो वो भी हमें बता दीजिएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे सारी शिक्षा निःशुल्क पा सकते हैं। चाहे आप इसके वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, यानी www.magnetbrains.com, या आप एप्लीकेशन पर आ सकते हैं या यूट्यूब मंच पर आ सकते हैं। और जितने ये कोर्सेज हैं, सीबीएसई, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड, कॉम्पिटिशन, आईआईटी जेईई, सारी की सारी शिक्षा आपको यहां पर निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी, जो मीडियम आपको प्रिफर करता हो। और सबसे खास बात कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कूपन कोड यहाँ पर आपको कोई कूपन कोड या कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं, 100% आप फ्री ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बुक्स और ई बुक्स की भी लिंक मिल जाएगा। हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इन पर भी आप जुड़े रहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नए नए अपडेट्स हैं वो पा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।